अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। CS 601 डेटा कम्युनिकेशन का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर और टाइप्स ऑफ एरर्स हमारा यहाँ से टॉपिक होने जा रहा है। और एरर्स कितनी किस्म के हो सकते हैं वो हम देखते हैं। एरर्स हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस की वजह से आ सकते हैं। इंटरफेरेंस हमारी क्या होती है कि जिस शेप में हमने अपने डेटा को सेंड किया था, इन ड्यू टू इंटरफेरेंस, ड्यू टू सम एक्सटर्नल नॉइस, वो डेटा उस शेप में नहीं रह सका। और इसकी वजह जो है वो कई तरह के एरर्स हो सकते हैं। एक सिंगल बिट एरर हो सकता है, यानी कि हमारा जो डेटा है वो अगर इस स्ट्रीम में हमने सेंड किया था तो उसमें से एक बिट जो है वो चेंज होके या तो 1 हो गया है, या 1 था तो उसको चेंज होके वो 0 हो गया। यानी कि एक बिट हमारे पास सिर्फ जो सफ़र कर रहा है, करप्ट हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल बिट एरर। और अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा बिट्स जो है वो करप्ट हो जाएँ, यानी कि ये दोनों बिट्स एक साथ करप्ट हो जाएँ एक ही डेटा को सेंड करते हुए, तो फिर हमारे पास उसको बर्स्ट एरर बोला जाएगा, यानी कि एक बर्स्ट डेटा का पूरा जो है वो करप्ट हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर उसने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी ये चीज़ बताई है कि 0 से 1 हुआ तो वो सिंगल बिट एरर है, और मुख्तलिफ बिट्स अगर वो कन्वर्ट हो गए तो वो फिर हमारे पास बर्स्ट एरर उसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद उसने बताया कि इसका हल जो है, यानी कि डेटा को चेक करने का और करेक्ट करने का, वो रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी का क्या मतलब कि आप अपने डेटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भी सेंड कर दें, और ये एक्स्ट्रा बिट्स के साथ क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनका फ़ायदा हमें ये होगा कि रिसीवर भी उसको चेक कर सकता है कि ये ठीक है कि नहीं। इसको हम पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है करेक्शन इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन द डिटेक्शन, यानी कि एरर्स की जो करेक्शन है उसको करेक्ट करना किसी एरर को वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है डिटेक्शन की बजाय। इसकी वजह क्या है कि एरर डिटेक्शन का तो सिर्फ काम ये है कि वो बताए कि एरर आ रहा है कि या नहीं आ रहा। इसको ये नहीं, एरर डिटेक्शन के ज़रिए से हम ये नहीं पता कर सकते कि हमारे बिट्स जो हैं वो कितने करप्ट हो रहे हैं और क्यों करप्ट हो रहे हैं। यानी कि उसकी नज़र में सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर जो है वो सेम ही है, ठीक है? तो उसमें कोई भी फ़र्क वो नहीं कर सकती। एरर करेक्शन में हमें एक तो ये पता चलेगा कि एग्ज़ैक्ट नंबर ऑफ बिट्स कितने करप्ट हुए हैं और उनकी लोकेशन क्या थी। तो एरर करेक्शन हम बाद में देखेंगे, पहले हम एरर करेक्शन के हवाले से देखते हैं। तो एरर करेक्शन जो है वो वेरियस कोडिंग स्कीम्स के ज़रिए से हम पूरी कर सकते हैं। वो कोडिंग स्कीम्स ही हम देख लेते हैं। उन कोडिंग स्कीम्स का क्या फ़ायदा होता है कि हम जो हमने ऊपर पढ़ा ना, रिडंडेंसी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम एक्स्ट्रा बिट्स कुछ अपने डेटा के साथ ऐड कर देते हैं, और रिसीवर फिर एक कुछ रिलेशनशिप्स यूज़ करता है। वो हम हर कोडिंग स्कीम के लिहाज से कुछ रिलेशनशिप्स वेरी करेंगे। तो वो रिलेशनशिप्स को यूज़ करके जो है वो फिर फाइंड करेगा कि ये वही डेटा था जो रिसीवर सेंड कर रहा है, या फिर उसमें कुछ फ़र्क आ गया। वो एक्स्ट्रा बिट्स किस लिहाज से सेंड किए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह से बहरहाल कोडिंग स्कीम्स और रिडंडेंसी की मदद से हम अपने एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि जो रिडंडेंट बिट्स की रेशो होगी, एक तो वो, और दूसरा हमारे पास जो प्रोसेस की क्वालिटी है, वो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि कोडिंग स्कीम हमारे पास कितनी अच्छी यूज़ हुई है। यानी कि रिडंडेंट बिट्स हमने कितने यूज़ किए हैं, और उसके अलावा हमने रोबस्टनेस उसकी कितनी है, यानी कि कितनी क्वालिटी है उसमें। उसके बाद वो कह रहा है कि कोडिंग की 2 स्कीम्स होती हैं, एक ब्लॉक कोडिंग है और एक कन्वोल्यूशन कोडिंग है। इसमें इसने ज़्यादा जो है वो ब्लॉक कोडिंग को ही एक्सप्लेन किया है। ब्लॉक कोडिंग में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है उसको हम डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास डेटा जो था ना, उसको हमने इस तरह से, ये अब यहाँ पर 4 ब्लॉक्स आ गए हैं डेटा के, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, तो ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे अपने डेटा को किस तरह से ब्लॉक्स में डिवाइड कर ले। तो इस तरह से वो कह रहा है कि हम अपने डेटा को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको हम ब्लॉक कोडिंग कहते हैं। और उसके बाद उसने बताया है कि हम अपने डेटा को कुछ रिडंडेंट बिट्स भी असाइन कर देते हैं। तो हमारा जो डेटा है वो एक्चुअल में कहलाता है डेटा वर्ड्स, और जो हमारे रिडंडेंट बिट्स होते हैं उनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा डेटा वर्ड्स हैं, यानी कि के जो है, और जो हमारे आर यानी कि रिडंडेंट बिट्स हैं, उनको टोटल करके जो हमारा एन बनता है उसको हम कहते हैं कोड वर्ड्स। वो कोड वर्ड्स जो हमने रिसीवर के पास भेजने होते हैं अपने रिडंडेंट बिट्स के साथ, ताकि रिसीवर भी उनको चेक कर सके कि रिडंडेंट बिट्स जो भेजे गए हैं उनका रिलेशनशिप अपने साथ मैच करके देखेगा कि वाक़ई वही डाटा आया है जो आना चाहिए था। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 कंडीशंस अगर मेट हो रही हों तो इसका मतलब कि हमारे पास ये काम कर रहा है। ये 2 कंडीशंस क्या हैं कि मतलब कि 2 किस्म की चीज़ें हमारे पास अगर हो सकती हैं कि एक तो रिसीवर को जो कोड सेंड हुआ है वो वैलिड कोड वर्ड था और उसने पता कर लिया कि हाँ, हमारे पास सही डाटा आया है। और दूसरा ये हो सकता है कि कोड वर्ड जो है वो चेंज हो चुका है और इनवैलिड जो है वो आ चुका है हमारे पास। तो ये 2 किस्म की कंडीशंस हमारे पास आ सकती हैं जब हम अपने रिडंडेंट बिट्स को अपने डेटा वर्ड के अंदर कोड वर्ड बनाकर सेंड करते हैं।
उसके बाद उसने हमें ये बताया हुआ कि किस तरह से हमारे पास ये काम करता है। ये देखिए हमारा डेटा वर्ड था और एक जनरेटर के थ्रू हमने आर बिट्स यानी कि रिडंडेंट बिट्स असाइन करके आगे कोड वर्ड बना दिया यानी कि एन बना दिया। फिर हमने एन बिट्स को यहाँ पे सेंड कर दिया और इस तरह से वो फिर रिसीवर उसको चेक करेगा और अगर वो सही है तो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, अगर नहीं है तो जितने भी रिडंडेंट बिट्स और एरर्स हैं उनको डिस्कार्ड कर देगा। तो ख़ैर उसके बाद यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल उसने बताई हुई है कि फ़र्ज़ करें कि आप लोगों के पास जो आपका डेटा वर्ड था वो 2 का था और आप लोगों के पास जो आपका कोड वर्ड है वो 3 का है। इसमें क्या मतलब है कि डेटा वर्ड हमारे पास ये था जो हमने सेंड करना था, ये एक ब्लॉक ऑफ डेटा है, ठीक है? और इसको हमने मुख्तलिफ ब्लॉक्स ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर लिया इस तरह से। अब ये 2 वर्ड्स का हमारे पास डेटा ब्लॉक है जिसको हमने आगे सेंड करना है। तो इसके साथ हम एक रिडंडेंट बिट 0 भी लगा रहे हैं और इसकी जो वैल्यू हम हमारे पास 3 बन रही है यानी कि n के 3 बिट्स हम बन रहे हैं जो कि हमने आगे सेंड करने हैं। तो ख़ैर वो कह रहा है कि अब इसमें किस तरह से आप एरर को चेक कर सकते हैं। देखें जैसे ही हमारे पास 011 आएगा ना रिसीवर के पास, तो रिसीवर उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, 01 लेकर आएगा, 1 बिट जो एक्स्ट्रा वो निकाल देगा। तो वो देखेगा इसमें मैच करके कि 01 उसको कहीं पर मिल रहा है तो ये 01 है, इसका मतलब ये वैलिड कोड वर्ड है। ठीक है, इसी तरह से जब वो 111 को रिसीव करेगा, तो 111 तो आप देखें यहाँ पर किसी का भी कोड वर्ड जो है वो 111 नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो है ये एक ख़राब डेटा है, उसको डिस्कार्ड कर देगा। अच्छा, यहाँ पर उसने एक चीज़ बताई है कि आपका जो डेटा था वो ये था 011, उसमें 2 बिट्स करप्ट हो गए हैं, 2 बिट्स चेंज हो गए हैं टोटली, यानी कि उसकी जगह पर डबल ज़ीरो साइन हो गया है। तो अब यहाँ पर 2 बिट्स करप्ट हो गए हैं तो रिसीवर उसको फिर वैलिड नहीं मानेगा, यानी कि वो उसको करप्ट ही असाइन करेगा, ठीक है? तो इस तरह से उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो करप्शन हमारे पास डेटा बिट्स की हो सकती है। उसके बाद हैमिंग डिस्टेंस के बारे में हमें बताया हुआ है। हैमिंग डिस्टेंस हमारे पास सिंपल अल्फाज में ये होता है कि हमारे पास कितने बिट्स करप्ट हुए हैं, जितने भी बिट्स हमारे पास ख़राब हुए हैं उनको हम सॉरी हैमिंग डिस्टेंस बोल सकते हैं। इसका फ़ॉर्मूला ये होता है डी और ब्रैकेट्स में आप एक्स वाई लिख सकते हैं। ये एक्स वाई क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो एक्स हमारा जो है वो एक्चुअल डाटा होता है और वाई हमारे पास जो डाटा हमें रिसीव हुआ है वो होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है यानी कितने बिट्स चेंज हो गए हैं वो हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस होता है। जैसे ये 000 था तो 011 हो गया है, तो इसमें कितने बिट्स चेंज हुए हैं, 2 बिट्स चेंज हुए हैं, इन दोनों 0 की जगह 11 आ गया तो 2 हमारा हैमिंग डिस्टेंस होगा। इसमें जो है वो 3 बिट्स चेंज हुए हैं तो ये हमारा 3 हैमिंग डिस्टेंस होगा। और अगर हमारा जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 0 ना आए, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई बिट तो करप्ट हो रहा है जब 0 आंसर नहीं आ रहा, तो वो फिर हमारे पास करप्टेड शामिल होगा यानी कि एरर हमारे पास आ रहा है। अब अगर हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस जो है वो 0 आ जाता है तो इसका क्या मतलब होगा कि या तो हमारा जो रिसीवर है वो उसको चेक नहीं कर पाया या फिर हमारे पास डेटा बिल्कुल एक्यूरेट पहुँच गया। उसके बाद आप एक्सओर के ज़रिए से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे इसने किया है कि 000 और 011 को आप एक्सओर करेंगे तो 0 और 0 तो हमारे पास 0 होगा और 01 जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, 01 जो है हमारे पास 1 आ जाएगा। एक्सओर में क्या होता है कि अगर आप लोग के पास सेम जो है वो दोनों चीज़ें होती हैं तो दोनों बिट सेम होते हैं यानी 0 होगा तो हमारे पास 0 आएगा और 1 होगा तब भी 0 आएगा और डिफरेंट आउटपुट्स होंगी, जैसे 10 या 01 होगा तो फिर हमारे पास 1 आता है। तो इस तरह से भी आप अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। अब इन दोनों को आपने किया तो यहाँ पर हमारे पास 011 आ गया, तो हैमिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 2 होगा क्योंकि 2 बिट्स हमारे पास चेंज हुए हैं। इस तरह से अभी आप ये काम कर सकते हैं। और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस पे क्या होता है, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट मतलब कह लें कि आप हैमिंग डिस्टेंस होता है या फिर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जो हमारे पास एरर बिट्स होते हैं उनको बेसिकली बोला जाता है स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस या फिर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। इसका फार्मूला होता है S+1। एस हमारे पास होते हैं कि कितने एरर्स डिटेक्टेबल हैं, उनके जो नंबर होता है कितने एरर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है उसको एस बोला जाता है। और डी मीन तो हमारे पास हमने देख लिया मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होता है। अब उसने एक फार्मूला के थ्रू ये चीज़ हमें बताई हुई है, एक एग्जांपल के थ्रू, कि हमें उसने बताया कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हमारे पास दिया गया है 4। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने एरर बिट्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम वही फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर हम 4 - 1 करेंगे और हमारे पास 3 आ जाएगा। ये फार्मूला और उसने एडजस्ट किया हुआ है और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने एरर्स जो हैं वो डिटेक्ट हो सकते हैं मिनिमम। तो वो हमारे पास एस इज इक्वल टू 3 आ गया। और ब्लॉक कोड गारंटीज एरर डिटेक्शन फॉर अप टू 3 बिट्स इन अ कोड वर्ड, यानी कि एक कोड वर्ड में मिनिमम कितने एरर्स आ सकते हैं, कितने बिट्स खराब हो सकते हैं, वो 3 बिट्स हैं। और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमारे पास जो टोटल पॉसिबल मिनिमम जो कोड वर्ड्स को डिटेक्ट करने के लिहाज से है वो कितना डिस्टेंस है, वो 4 है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर 2 कोड वर्ड्स जो हैं उनकी मदद से आप कोई नया कोड वर्ड बना सकें, तो उसको आप लोग बोल सकते हैं कि वो लाइन ब्लॉक कोड हमारे पास उसकी ये प्रॉपर्टी है।
इसको किस तरह से उसने बताया हुआ ये देखें। ये आपका ये कोड वर्ड है और ये कोड वर्ड है। इसको आप दोनों को एक्सओर करें तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब ये जो आंसर आ रहा है आप लोगों के पास एक्सओर करने के बाद, ये आप लोग देखें किसी और कोड वर्ड में शामिल है तो ये यहाँ पर शामिल है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी लीनियर ब्लॉक कोड की, यानी कि सारे जितने भी आप इन दोनों को आपस में एक्सओर करके देख लें तो सब कोई ना कोई और कोड वर्ड बना रहे होंगे। इसी चीज़ को उसने बताया है लीनियर ब्लॉक कोड्स। और यहाँ पर उसने हमें बताया हुआ है कि यहाँ पर आप देखें कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो डी मिनिमम जो है वो सबके लिए 2 है। बाद पैरिटी चेक कोड को हम देखेंगे। पैरिटी बिट में एक एक्स्ट्रा बिट हम ऐड कर देते हैं अपने डेटा के साथ ताकि रिसीवर उसको चेक कर सके कि वही डेटा पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा। इसमें आप इवन पैरिटी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑड पैरिटी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उसने अगर इवन पैरिटी यूज़ की है, यूजुअली उसने यही चीज़ यूज़ की है कि इवन पैरिटी का क्या मतलब है कि आप लोगों ने अपने जो नंबर ऑफ वंस हैं इन योर डेटा उसको आपने इवन रखना है। इसका क्या मतलब है, लेट्स से यहाँ पर जो है वो कोई 1 नहीं है यानी कि 0 है, तो अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ओड हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर 0 ऐड करना ताकि हमारे पास आंसर 0 ही रहे, यानी कि वंस जो हैं वो हमारे पास 0 रहें। इसी तरह से यहाँ पर एक 1 है तो इसको इवन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक और 1 ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास नंबर ऑफ वंस 2 हो जाएँ। इसी तरह से बाकी सब में भी यही चीज़ की गई है। यानी कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर ऑलरेडी ओड है तो इसको भी हम एक और बिट 1 ऐड करेंगे। तो एक्स्ट्रा बिट जो है वो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं अपने डेटा वर्ल्ड में, उसको कोड वर्ल्ड बनाने के लिए जो हमने रिसीवर के पास सेंड करना होता है। और उसके बाद फिर रिसीवर चेक करता है कि उसके पास जो कोड्स आए हैं, लेट्स से कि उसके पास ये कोड रिसीव हुआ है, तो वो उसको देखेगा कि इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो इसका मतलब उसको सही कोड रिसीव हुआ है। लेकिन अगर नंबर ऑफ वंस उसके पास ओड आ रहे हैं तो इसका मतलब एक बिट जो है वो करप्ट हुआ है। तो पैरिटी बिट जो है वो एक बिट की जो करेक्शन होती, एक बिट की जो डिटेक्शन होती है एरर की, उसको देख सकता है कि एक बिट आप लोगों के पास करप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर एक से ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं फिर इसकी लिमिटेशन है, फिर वो उसको नहीं चेक कर सकता। बट एक बिट के लिए बड़ी ज़बरदस्त टेक्नीक है। इसका उसने चार्ट भी बनाकर आपको दिखाया है कि आप लोगों ने डेटा वर्ड्स ये सेंड किए और जनरेटर ने उसको एक पैरिटी बिट लगा दिया। लेट्स से कि हम इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं तो उसने उसको इवन पैरिटी के लिहाज से 1 या 0 सेंड कर दिया और वो कोड वर्ड आगे हम सेंड करेंगे, फिर चेकर उसको सेंड करेगा, चेक करेगा और सिंड्रोम बिट जो है वो बताएगा 0 होगा सिंड्रोम बिट। तो इसका मतलब जो है वो नंबर ऑफ वंस हमारे पास उतने ही है जितने हम चाह रहे थे, यानी इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं तो इवन 1 आ गए। और अगर सिंड्रोम बिट 1 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास एरर आ गया, हमारा जो बिट है वो करप्ट हो गया है, वो नहीं रहा जो हमने सेंड किया था। तो उस लिहाज से वो उसको डिस्कार्ड करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद साइक्लिक कोड्स उसने कुछ हमें बताए हैं साइक्लिक रिडंडेंसी के लिहाज से। साइक्लिक कोड्स क्या होते हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, एक तो हमने पैरिटी बिट देखा ना, एक हमने साइक्लिक कोड देखना है। इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारा जो डेटा वर्ड है उससे हम जो कोड वर्ड बनाते हैं, अगर आप कोड वर्ड की कुछ बिट्स को जो है वो लेफ्ट शिफ्ट कर लें, लेट्स से कि ये 1 है ना, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1011 ठीक है, ये 1 हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब देखें आप, ये वाला जो हमारे पास डेटा है ये क्या कहीं और कोड वर्ड में मौजूद है, तो ये आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएगा 1011। अगर आप लोग देखें तो 1011 हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये सेम वही डाटा है जो कि हमने लेफ्ट शिफ्ट करके इसको बनाया है। तो ये वो कह रहा है कि साइक्लिक कोड्स की ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है और इसका एक सबसेट जो है वो हमारे पास साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, जो कि हम यूज़ करते हैं मेनली ये लैंड्स और वैन्स में, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क्स में ये बड़ा वाइडली यूज़ होता है। और ये भी सेम इसी तरह से कोड वर्ड बनाकर आगे सेंड करता है, जो कि इसमें कुछ मतलब ये आप लोगों के डेटा वर्ड्स है ना, तो उसमें कुछ बिट्स जनरेट हो जाते हैं एक्स्ट्रा बिट्स और वो आप लोगों के कोड वर्ड में शामिल होके आगे जाते हैं और फिर रिसीवर उनको 3 सिंड्रोम बिट्स, यानी कि पहले हमने सिर्फ 1 बिट डिटेक्ट करना था, अब हम 3 एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सिंड्रोम बिट्स भी 3 चाहिए होंगे। तो उस लिहाज से वो सिंड्रोम का आंसर देखेगा और वो एरर डाटा को डिस्कार्ड करेगा। यानी अगर 0 आता है यहाँ पे, इसका मतलब कि 1 बिट जो है, जो मतलब कि 1 बिट आप लोगों का ख़राब हुआ है, इस तरह से मतलब सिंड्रोम के आंसर की लिहाज से उसको डिस्कार्ड करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद उसने साइक्लिक रिडंडेंसी में ये एक चीज़ बताई हुई है, इसमें क्या है हमारे पास कि ये हम ये हमारा वो डेटा है कि सिंड्रोम बिट का कि अगर 0 है तो इसका मतलब कि डेटा हमारा जो है वो नंबर ऑफ बिट्स इज़ करप्टेड, यानी अगर हमारे पास सिंड्रोम बिट्स जो हैं वो 0 आ गए हैं तो हमारे पास कोई भी करप्शन नहीं हुई है, हमारे पास सही डाटा पहुंच गया। और अगर हमारे पास 0 नहीं आता, सिंड्रोम बिट्स हमारे पास 0 में आंसर नहीं देते, तो इसका मतलब हमारा जो डाटा है वो करप्ट हो गया है। उसके बाद उसने बताया है कि रिसीव्ड कोड वर्ड जो है वो अगर आप लोगों के पास एरर के साथ आ रहा है
तो आप लोग जनरेटर के जो बिट्स हैं, उनको साथ में लगाकर देख सकते हैं कि एरर आप लोग के पास पकड़ा पकड़ा जाएगा या फिर नहीं पकड़ा जाएगा। देखें, जब आप लोग अपना जो कोड वर्ड है उसके साथ आप लोग जनरेटर का बिट लगाएँगे, तो वो हमारे पास तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल आप लोगों का डेटा है जो आप लोगों ने उसी के साथ डिवाइड कर दिया है, तो वो आप लोगों के पास ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन एरर जो है वो अगर आप लोगों के पास प्रेज़ेंट होगा, तो वो हमारे पास फिर पकड़ा जाएगा कि एरर की रेशो क्या है। ज़ीरो होगा तो वो हमारे पास सही आ जाएगा, और अगर वो कुछ भी उसमें एरर की वैल्यू होगी, तो वो जनरेटर के साथ आप लोग डिवाइड कर देंगे, तो आप लोगों को वो पता चल जाएगा कि उसकी रेशो क्या है एरर की। उसके बाद उसने कुछ एडवांटेजेस बताए हैं साइक्लिक टेक्नीक के। एक तो ये सिंगल बिट एरर्स जो है उसको तो ईज़िली डिटेक्ट कर देती है, डबल बिट ऑफ एरर्स को भी डिटेक्ट करती है, ओड नंबर ऑफ एरर्स को भी डिटेक्ट करती है। यानी कि हम यहाँ पर 3 बिट्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो ओड नंबर ऑफ एरर्स को ईज़िली डिटेक्ट कर लेगी। इसी तरह से ये बर्स्ट एरर्स को भी डिटेक्ट करती है, यानी 2 से ज़्यादा बिट्स के एरर्स को भी डिटेक्ट करती है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी ईज़ी है और फास्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है। फिर उसके बाद उसने चेक सम की टेक्नीक हमें बताई, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नीक है। इसमें किसी भी लेंथ के मैसेज पर आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। पहले वालों में तो हमारे पास लिमिट थी ना, इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती, और ये ज़्यादातर जो है नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये टेक्नीक यूज़ होती है। डेटा लिंक लेयर पर ये मोस्टली ये चेक सम वाली टेक्नीक जो है ये यूज़ नहीं होती है। इसमें भी सेम ही टेक्नीक है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ब्लॉक्स की सूरत में हम डेटा को सेंड करते हैं, और जनरेटर उसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगा देता है। ये हमारे पास कहलाता है चेक सम, यानी कि इन सारे बिट्स का सम मोस्टली इसको कहा जाता है। ये भी हम साथ में लगाकर भेजते हैं, और जब रिसीवर के पास आता है तो रिसीवर वापस इन सब बिट्स का सम करके देखता है कि हाँ, वही चीज़ हमारे पास आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इस तरह से वो काम करता है हमारे पास। तो उसके बाद ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू उसने मज़ीद चीज़ें एक्सप्लेन की है। लेट्स से कि हमारे पास 5 नंबर हैं और 4-4 बिट के 5 नंबर हैं, ठीक है? ये सारे बाइनरी के नंबर्स आप लोग कह लें कि 4-4 बिट के हैं, जिनको डेसिमल में रिप्रेज़ेंट किया गया है। तो इनका हम चेकसम निकालेंगे, 36 आ रहा है, तो 36 के लिहाज से हम इसका एक 4 बिट वर्ड बनाकर जो है ना वो सेंड करेंगे रिसीवर को। रिसीवर फिर चेक करेगा कि हाँ, ये इसके लिहाज से वो पूरा उतर रहा है जो उसके पास डेटा आया है या फिर नहीं आया। यानी कि 36 को वो देखेगा कि उसके पास जो बिट्स रिसीव हुए हैं, वो उसका सम करके देखेगा कि वो 36 बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको पता चल जाएगा कि एरर आया है यहाँ पर। तो 36 को आप लोगों को 4 बिट वर्ड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए इसको बाइनरी में उसने लिख दिया 36 को, ये बनेगा 36। अब यहाँ पर जो इसके लेफ्ट मोस्ट 2 बिट्स हैं ना, यानी ये 4 आप लोग साइड पे कर लें, और ये लेफ्ट मोस्ट 2 बिट्स हैं 10, जिसको आप बोल रहे हैं 10, इसको आप ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है? यानी कि यहाँ पर आप लोग प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। ये वाला जो आंसर है ना, इसको आप आगे सेंड करेंगे, यानी कि 4 बिट को आगे सेंड करेंगे रिसीवर के पास। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि रीट्रांसमिशन, यानी कि जब हम एरर को डिटेक्ट करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रीट्रांसमिट करते हैं कि एरर हमारे पास चूँकि आ गया है, तो अब आप डेटा को रीट्रांसमिट करो। तो रीट्रांसमिट हमारे पास रियल टाइम के लिए यूज़फुल नहीं होती है। आपको एरर्स को रीप्रोड्यूस करना होता है, या फिर आपको एरर्स को करेक्ट भी करना होता है। तो इसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी उसने यहाँ पर बताई हैं। एक तो उसने बताया कि आप हैमिंग डिस्टेंस के थ्रू जो है वो एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। ये उसने एक फ़ॉर्मूला दिया है कि अगर आपको लेट्स से कि टी एरर्स को करेक्ट करना है, या फिर 10 एरर्स को आप कह लें कि करेक्ट करना है, तो आप डी मिनिमम का ये फ़ॉर्मूला लगाकर जो है वो एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल उसने दी है, कि जैसे आप लोगों को 10 बिट्स को अगर करेक्ट करना है एक पैकेट में, तो आप लोगों को उसके लिए कितना हैमिंग डिस्टेंस चाहिए होगा, अब वो यहाँ पर, यानी कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना चाहिए होगा, वो यहाँ पर बताया गया है। टी की जगह पर आप 10 पुट करें, 20 + 1 आप लोगों के पास 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को नंबर ऑफ बिट्स जो उसके साथ सेंड करने हैं, रिडंडेंट बिट्स आप कह लें, वो कितने होंगे, 21 बिट्स तक आप सेंड कर सकते हैं। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का ये मतलब है। इसके अलावा बीसीएच की एक कोड टेक्नीक होती है, इसके ज़रिए से आपको क्या पता चलता है कि आप लोगों ने 99 बिट्स जो हैं वो सेंड करने हैं। डेटा वर्ड आप लोगों का 99 बिट्स का है, और आप लोग एक्चुअल में सेंड कितने कर रहे हैं, 255 बिट्स सेंड कर रहे हैं, और बाकी जो 156 बिट्स हैं वो आप लोगों के फिर आ जाएँगे कि आप लोग वो रिडंडेंट बिट्स साथ में सेंड कर रहे हैं फॉर करेक्टिंग योर एरर। ठीक है? तो इस तरह से आप अपना डेट एरर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप एक्सओर की टेक्नीक यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि डिफरेंट आप लोगों के पार्ट्स होते हैं डेटा के, ठीक है? और उसमें आप लोग एक अपना पार्ट जो है उसको फिर आप रिप्लेस कर सकते हैं आर से, यानी कि रिडंडेंट बिट से आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। और ये भी एक टेक्नीक होती है आप लोगों के एरर को करेक्ट करने के लिए, कि आप लोग अपने जो पार्ट्स होते हैं एरर्स के, सॉरी डेटा के, उसको आप लोग आर से रिप्लेस कर सकते हैं, और आप लोग एक्स और की टेक्नीक यूज़ करते हैं, यानी डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान क्या परफॉर्म हो रहा है, एक्स और परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद चंक इंटरलीविंग भी हमारे पास एक टेक्नीक होती है।
इसमें क्या होता है कि हम कुछ बिट्स को जो है वो मिसिंग अगर हमारे पास आ रहे हों, हमारा बेसिकली होता ये है कि अगर हमारे पास एक पूरा पैकेट ही लॉस हो जाए तो वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह चीज़ है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम अपने डेटा को मुख्तलिफ कॉलम्स की सूरत में सेंड करते हैं, ना कि पैकेट्स की सूरत में। पैकेट्स अगर सेंड करेंगे तो हमें रोज़ की सूरत में पूरा-पूरा पैकेट सेंड करना पड़ेगा। लेकिन इंटरलीविंग की टेक्नीक के थ्रू यानी कि वन बाय वन करके हम डिफरेंट पैकेट्स को अपने कॉलम्स में सेंड करते हैं। इससे होता ये है कि अगर कोई बीच में से कोई लॉस होता भी है, तो वो हर जो कॉलम है उसका एक-एक बिट लॉस हो जाएगा, ना कि हमारे पास एक पूरा पैकेट लॉस होगा। यानी कि अगर लॉस हमारे पास इस तरह से हो रहा है ना, तो हम पूरे कॉलम को जब सेंड कर रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर अगर आप देखें 25, 20, 15, 10, 5, ठीक है? ये पूरा कॉलम हमारे पास पैकेट की सूरत में जा रहा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर पैकेट 3 लॉस्ट हो जाता है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास कॉलम है ना, इसको हम पैकेट 3 बनाकर भेज रहे हैं, ये वाला अगर लॉस हो जाता है, तो क्या हो रहा है, हर पैकेट का एक्चुअल में एक-एक बिट लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास हर पैकेट का एक-एक बिट लॉस हो रहा है, जिसको रिकवर करना हमारे लिए बहुत ईज़ी है, ठीक है? जिसको करेक्ट करना हमारे लिए बहुत ईज़ी है, बजाय इसके कि हमारा एक पूरा पैकेट ही लॉस हो जाए, वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम है। तो इंटरलीविंग की टेक्नीक के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और टेक्नीक है कि आप हैमिंग डिस्टेंस को और इंटरलीविंग, जो हमने ऊपर दोनों टेक्निक्स पढ़ी हैं, दोनों को कंबाइन कर लें। पहले आप लोग अपना जो फ़ॉर्मूला जो टी बिट्स एरर्स के लिहाज़ से हमने हैमिंग डिस्टेंस का देखा वो करें, और उसके बाद आप रोज़ और कॉलम्स के लिहाज़ से उसको इंटरलीव करें। इन दोनों को आप करेंगे तो आप लोगों के पास दोनों के एडवांटेजेस जो हैं वो जमा हो जाएँगे। और उसके बाद एक और टेक्नीक उसने बताई हुई है कि आप क्या करें, हर पैकेट का एक डुप्लीकेट लो रेज़ोल्यूशन पार्ट बनाएँ और उसको अगले पैकेट के साथ कंबाइन कर दें। इसका क्या मतलब है, देखें, यहाँ पर आपने क्या किया कि इस पैकेट का एक लो रेज़ोल्यूशन पार्ट बनाया और उसको यहाँ पर अटैच कर दिया। इस पैकेट का आपने एक लो रेज़ोल्यूशन पार्ट बनाया और उसको यहाँ पर अटैच कर दिया, डुप्लीकेट बनाया, ठीक है? फिर उसको यहाँ पर अटैच कर दिया। इस तरह से आपके पास अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है, तो आप लोगों के पास उसका फिर भी एक लो रेज़ोल्यूशन पार्ट रहेगा, जो कि आप रिसीवर को आगे सेंड कर सकते हैं, और उसकी मदद से आप अपने एरर को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।